बात करेंगे शिक्षण विधि के बारे में और साथ में उसके प्रतिपादक के बारे में, इनकी टीचिंग मेथड और उसके एक्सपोनेंट्स। अब देखिए आपको शायद ही ऐसा लेक्चर कहीं पे मिले, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टीचिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया, तो वहाँ पे आपको मुश्किल आ जाती है। तो मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो देखिए मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने। किंडरगार्टन विधि जो है, जो किंडरगार्टन विधि है, शिक्षण विधि, ये दी है फ्रोबेल ने। आप इसके देखिए साथ में याद रखिए, आपको बहुत आसानी से आएंगे। खेल विधि हेनरी कोल्ड वेल कुक ने दिया है। इनकी जो शिक्षण विधि है, ये देखिए सारी शिक्षण की विधियां हैं। ये शिक्षण विधि कहाँ पे प्रयोग की होती है? हमारे स्कूल में, हमारे विश्वविद्यालय में, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी विधि अपनाई जाती है विद्यार्थियों की सहूलत के लिए। नेक्स्ट है डाल्टन विधि, ये है हेलन पार्क हर्स्ट ने बनाई है, ठीक है। और पर्यटन विधि है, ये पेस्टोलॉजी ने बनाई है। प्रतिपादक इसके पेस्टोलॉजी है। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये कहाँ से है, कहाँ से, ऐसा नहीं है, आपको बस इनके नाम याद करने हैं। नेक्स्ट है खोज विधि, हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसे, ये बनाई है आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, ये है सुकरात, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, ये है विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि, इसे बोला है गुडवार स्किट्स ने। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, ये है सुकरात विधि, ये भी सुकरात ने ही बनाई है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण विधि, यह है रॉबर्ट ने बनाई है, प्रतिपादक है रॉबर्ट। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि, इसके हैं जेएम राइट्स, इसके जो है वो प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, यह है सुकरात ने, ये भी बनाई है विधि। नेक्स्ट है इकाई उपागम विधि, ये है एच.सी. मॉरिसन ने बनाई है। नेक्स्ट है विनेटिका विधि, इसे बनाई है कॉल्टन मॉशबर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेकॉली शिक्षण विधि, इसे बनाई है ड्रेकॉली ने। नेक्स्ट है ब्रेलवती, इसे बनाई है लुई ब्रेल ने। देखिए ब्रेल पद्धति क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई जो जिसे दिखाई नहीं देता है, तो ब्रेल विधि से वो सीख सकता है। शब्द उभरे होते हैं, वो शब्दों की पहचान करते से वो आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि, ठीक है, ये है कमेनियस ने बनाई है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पद्धति, इसे महात्मा गांधी जी ने बनाया है। बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है, कैसे होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बनाई है। नेक्स्ट है समाज मिति विधि, इसे बनाया है, इसके प्रतिपादक है एल मोरेनो। नेक्स्ट है आगमन विधि, इसे बनाया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है निगमन विधि, इसे बनाया है अरस्तु ने। नेक्स्ट है हर्बर्ट विधि, इसे बनाया है हर्बर्ट ने। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि, इसे बनाया है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है संवाद विधि, इसके प्रतिपादक हैं प्लेटो। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, ये है बी.एफ. स्किनर ने। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, ये है नॉर्मन ए क्राउडर ने। नेक्स्ट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये है थॉमस एफ गिलबर्ट ने। नेक्स्ट है वोटिविया विधि, ये है जॉन कैनेडी ने। नेक्स्ट ओवड विधि, ये है प्रोफेसर ड्रेकोली ने। तो आपको आसान करने का तरीका क्या है? देखिए जैसे अरस्तु की विधियां हैं, आप उसे एक साइड पे कर लीजिए, प्लेटो की एक साइड पे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे वाली विधि आप करके आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर पक्के करने हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से करिए, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक है, जिसके तहत शिक्षक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि साथियों या छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके कि उन्होंने क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा मतलब समझिए, मैं आपको
एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कहाँ काम आती है और किन के काम आती है। देखिए जो टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी टीचर नहीं बने हैं लेकिन आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, या आप मान लीजिए आपने बीएड किया है, एमएड किया है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन अभी आप टीचर बनने के लिए टीचर अभी नहीं बने, टीचर बनने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप 10 टीचर हैं, आप अभी टीचर लगे नहीं हैं लेकिन आप टीचर बन रहे हैं, उनमें से एक टीचर को लेसन प्लान के लिए दिया जाता है, वो टॉपिक दिया जाता है लेसन तैयार करने के लिए। तो बाकी जो 10 में से 9 टीचर बचते हैं वो एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में। तो जो एक जिनको लेसन प्लान करने के लिए दिया होता है वो लेक्चर को देते हैं। तो जो 9 टीचर हैं एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, या कुछ बच्चों को भी साथ में बिठाया जाता है। तो वो देखते हैं कि जिनको काम दिया है पढ़ाने के लिए वो कैसा पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको एक लेसन दे दिया पढ़ाने के लिए, अब आपको जो आपके साथी होंगे, जो टीचर होंगे, वो आपका पढ़ाया हुआ देखेंगे आपने कितना अच्छे से पढ़ाया है। अगर उसमें कुछ भी कमियां होती हैं तो वो आपको बताएंगे। यानी कि ये टीचिंग ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जो भी टीचर बनने वाला है भविष्य में उनको तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक लेसन दे दिया तैयार करने के लिए, या टॉपिक दे दिया, आपने उसे कितना अच्छे से पढ़ाया है या उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो सब कुछ माइक्रो टीचिंग में देखा जाता है। तो ऐसे करते करते जितने भी टीचर हैं सभी को ऐसे ही तैयार किया जाता है। ये है माइक्रो टीचिंग। सिंपल सा फिर से एक बार मतलब समझिए। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें टीचर को यानी कि शिक्षक को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है जो कि सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग शब्द पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट एलन द्वारा तैयार किया गया था। आप इसे नोट कर लीजिए कि ड्वाइट एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को तैयार किया गया था 1963 में। अब देखिए एक परिभाषा देखिए, ब्रेड एंड थॉमसन की 1996 में आई थी ये। तो देखिए ये है क्या, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना। वही बात आ गई ना, वास्तविक कक्षा व्यवस्था, यानी कि आप टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं। तो स्कूल में पढ़ाने से पहले आपको एक जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। यानी कि आप अभी स्कूल में नहीं लगे हैं, लगने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपके जो साथी टीचर हैं आपका पढ़ाया हुआ जांच रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। देखिए उसके बाद मूल प्रक्रिया में एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त पाठ आमतौर पर 20 मिनट तैयार करने के लिए कहा गया था, यह तब वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि देखिए कि होता क्या है, आमतौर पर जब ये शुरुआत हुई थी ना माइक्रो टीचिंग की या सूक्ष्म शिक्षण की, तब क्या था 20 मिनट का एक लेक्चर तैयार करने के लिए दिया गया था। जैसे किसी ने टीचर बनना था, उनको तैयार किया गया था 20 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए। तो देखिए तब साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। आजकल भी ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ाते हैं, ठीक है, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि ताकि बाद में वो बैठ के आसानी से देख सके कि आपने कैसे पढ़ाया है और आप भी देख सके कि क्या क्या कमियां हैं। पाठ के बाद शिक्षक, शिक्षण सहयोगियों, एक मास्टर शिक्षक और छात्रों ने मिलकर वीडियो टेप देखा और जो कुछ भी उन्होंने देखा उस पर टिप्पणी करते हुए शिक्षक के शिक्षण उद्देश्यों को संदर्भित किया। यानी कि ये जब पहली बार हुआ था उसके बाद देखिए वीडियो टेप देखा गया, उसमें देखा गया कि शिक्षक ने कैसे पढ़ाया है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। यानी कि 10 टीचर हैं, उनमें से एक टीचर पढ़ाएगा, जो बाकी 9 टीचर हैं वो एज ए स्टूडेंट देखेंगे कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें वो कमियां बताएंगे कि क्या क्या कमियां थी। तो इसी से ही एक अच्छा शिक्षक निकलता है। ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है। देखिए ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है क्योंकि ये न्यू टेक्निक है। बिल्कुल यह एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है। देखिए ये टीचर ट्रेनिंग है, एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप बिना
प्रशिक्षण के किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ या स्कूल में चले जाएँ पढ़ाने के लिए, तो आप इतने बच्चों को देख के डर जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे। बच्चों पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए प्रशिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए कौशल विकसित क्या है कि जो भी आपको पढ़ाना है उसमें आपको मास्टरी आनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या है कि आपको निपुण होना पड़ता है, तभी आप करवा पाएंगे। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के चरण है क्या, तो देखिए पहला चरण क्या है, पाठ योजना। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या है कि पहले पाठ योजना होती है, पहले पाठ योजना बनाई जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे तैयार करना है, ये कक्षा में जाने से पहले होता है। उसके बाद कक्षा में जाने के बाद क्या है, शिक्षण होता है, आपको पढ़ाना होता है। उसके बाद परिपुष्टि, इसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, ठीक है, फीडबैक, परिपुष्टि। देखिए हिंदी के शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए मैं साथ में आपको इंग्लिश में बताऊंगा। पाठ योजना, शिक्षण, परिपुष्टि, उसके बाद क्या आएगा, पुनः पाठ योजना, यानी कि फिर से पुनः पाठ योजना होगी, पुनः शिक्षण होगा और पुनः परिपुष्टि होगी। यानी कि पहले आप पाठ योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक आएगा, परिपुष्टि आएगी। उसके बाद फिर से आप अगर कुछ मान लीजिए गलती निकल आई या गलती नहीं भी निकली, तब भी आपको डेली पाठ तैयार करना है, पुनः शिक्षण करना है और फीडबैक करना है। इससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट में या आप अपने काम में या आप टीचिंग में या शिक्षण में अच्छे हो जाएंगे। ये शिक्षण में सुधार का काम करता है। तो ये है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण या मैक्रो टीचिंग, इसे विस्तृत शिक्षण भी कहते हैं। स्थूल शिक्षण को विस्तृत शिक्षण भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए मैक्रो शब्द, ठीक है, मैक्रो टीचिंग कहते हैं। मैक्रो शब्द ग्रीक मैक्रोस से आया है, यानी कि जो मैक्रो शब्द है वो जो ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रोस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है लंबा या बड़ा या लॉन्ग या लार्ज, यानी कि बड़े साइज में। मैक्रो शिक्षण तब होता है जब तक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देश प्रदान करता है, आमतौर पर 10 मिनट से अधिक। यानी कि मैक्रो शिक्षण कब होता है, जब 10 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट तक क्लास में बच्चों को संभालना होता है, क्लास में बच्चों को लगातार पढ़ाना होता है, वो होता है मैक्रो शिक्षण या स्थूल शिक्षण या विस्तृत शिक्षण या मैक्रो टीचिंग। माइक्रो में क्या है, आपको छोटा सा टॉपिक तैयार करना है, लेकिन मैक्रो शिक्षण में क्या है या मैक्रो टीचिंग में क्या है, स्थूल शिक्षण में क्या है, आपको 10 मिनट से अधिक यहाँ पे पढ़ाना है, लगातार साथ में क्लास को संभालना है, मेंटेन करना है। मैक्रो शिक्षण अक्सर व्याख्यान रूप में किया जाता है। व्याख्यान मतलब कि लेक्चर वाइज, जैसे स्कूल में कॉलेज में देखते हैं लेक्चर, तो वैसे ही मैक्रो शिक्षण होता है या मैक्रो टीचिंग होती है वैसे ही। तो आपको व्याख्यान रूप में होता है, आपको 10 मिनट के लिए प्रॉपर लेक्चर देना होता है, जैसा कि टीचर या शिक्षक लेक्चर देते हैं। और इसका उपयोग देखिए एक नई अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि नए कौशल को जोड़ना या अभ्यास करना। अब देखिए है क्या कि जब व्याख्यान प्रारूप किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, नई अवधारणा पेश करना, ठीक है, नए कौशल को जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पाठ तैयार किया किसी पुस्तक से, आप उसमें अपनी तरफ से क्या नया जोड़ रहे हैं, अपने कौशल से आप किस तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर है। शिक्षक उस निर्देश को कैसे प्रदान करता है और प्रत्येक कक्षा गतिविधि में कौन शामिल है, ये भी इसमें आता है। यानी कि जो शिक्षक को लेक्चर दिया है, जो पाठ तैयार। तो देखिए यहाँ पे सिंपली बात करें थीसिस लेखन के बारे में, वो क्या है। अब देखिए थीसिस शब्द का प्रयोग पूरे पाठ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो अध्ययन पर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। थीसिस विशिष्ट विशेषता के साथ एक लंबा दस्तावेज है, जैसे अमूर्त, निष्कर्ष, ग्रंथ, सूची आदि। अब देखिए थीसिस लेखन है क्या। पहली बात तो थीसिस होती है, थीसिस होती है कि कोई भी लेसन हो, कोई भी पाठ हो, कोई विषय हो,
ठीक है, उसको संदर्भित करने के लिए क्या है, एक तरह की एक रिपोर्ट होती है। मान लीजिए कि आपने जैसे जो देखिए जो स्टूडेंट एमफिल करते थे ना पहले, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, या कोई भी क्लास में है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप एमफिल आपने किया है या अगर आपने पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे थीसिस लिखने के लिए दी जाती है, यानी कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, तो जिसको आपको क्या करना है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो उसे बोलते हैं थीसिस। तो ये क्या होता है कि लंबा दस्तावेज होता है, जैसे 100 पेज का, 150 पेज का, है ना, ऐसे करके। तो एक टॉपिक के ऊपर आपको पूरा अपने हिसाब से लिखना होता है, पूरा उसे डिफाइन करना होता है, तो वो होता है थीसिस। अब नेक्स्ट है लेख लेखन। अब लेख क्या है, थीसिस हो गया ना लंबा दस्तावेज 50 पेज का, 100 पेज का, 150 पेज का, 200 पेज का, है ना। अब देखिए लेख लेखन क्या है, आर्टिकल राइटिंग। एक लेख एक बड़े पाठक वर्ग के लिए लिखा गया लेखन का अंश है। लेख क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बड़ा पाठक वर्ग है, यानी कि देखिए लेख क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अखबार है, अखबार है, सभी पढ़ते हैं अखबार को, उसके अंदर देखिए एक छोटा सा लेख छपता है, 200 पेज का, 200 वर्ड्स का, 200 शब्दों का, 250 शब्दों का, है ना। उसमें एक आर्टिकल लिखते हैं जिसे सब पढ़ सके, तो वो होता है आर्टिकल राइटिंग या लेख लेखन। आर्टिकल लिखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो ताकि दुनिया में कुछ बदलाव आ सके। ये लेखक की रुचि के विषय हो सकते हैं और कुछ समसामयिक मुद्दे से जुड़े हो सकते हैं। जैसे अखबार में या पत्रिकाएं में कुछ लेख छपते हैं ना, कुछ आर्टिकल छपते हैं, तो वहाँ पे लेखक अपनी मर्जी से समाज में हो रही जैसे कोई मुद्दे हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिखता है जिससे लोग जागरूक हो सके, या कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, है ना। तो उनके लिए 200-250 शब्दों का लेख लेखन लिखा जाता है। तो जो थीसिस होती है वो आप क्लास में लिखते हैं, तो वो काफ़ी लंबा दस्तावेज होता है। तो जो लेख लेखन होता है वो अखबारों में छपता है और बहुत सारे जो उसके पढ़ने वाले हैं उनके लिए लिखा जाता है। अब देखिए जो लेख होता है वो छोटा होता है और जो थीसिस है वो काफ़ी लंबा होता है। अब देखिए थीसिस का प्रकार क्या है। अब देखिए जो दो प्रकारों में बांटते हैं इसे आमतौर पे, गुणात्मक या रचनात्मक। गुणात्मक क्या है, इस प्रकार की थीसिस वर्णनात्मक, खोजपूर्ण, विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरीका है। कला और मानविकी स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पर काम कर रहे हैं। देखिए जो गुणात्मक या रचनात्मक थीसिस क्या होती है, यह खोजपूर्ण है या वर्णनात्मक है। यानी कि देखिए जो ऐसी थीसिस है जिसे पूरा अच्छी तरीके से खोज करके लिखा है, जो ऐसा टॉपिक है, जो ऐसा विषय है जिसे अच्छी तरह से पूरा खोजबीन करके, छानबीन करके लिखा है, पूरा विश्लेषण के साथ लिखा है, पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं गुणात्मक। यानी कि देखिए जो ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा लेकिन एक जगह पे मिल जाएगा, उसमें सारी ही चीजें हैं, कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे खत्म हुई है, हर एक प्रकार की चीज उसमें हुई है। ठीक है, तो ये है गुणात्मक थीसिस। मात्रात्मक क्या है, विज्ञान स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पर काम कर रहे हैं जिसमें डाटा, जानकारी का टुकड़ा उपलब्ध कराया गया है। यानी कि देखिए ये वो थीसिस है जिसमें जो डाटा है वो गिना जा सकता है, जिसमें कितने डाटा है, कौन सा डाटा है जिसे गिना जा सकता है, उसे मात्रात्मक थीसिस कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा कुछ और प्रकार के पैमानों पर संख्यात्मक रूप से दर्ज किया गया है। अब देखिए ये तो होगा गुणात्मक या मात्रात्मक। मात्रात्मक में हम गिन सकते हैं, गुणात्मक में उसमें गुण देखे जाते हैं कि उसमें क्या विशेषताएं हैं बाकी चीज़ों से, है ना। ये नेक्स्ट है फुट नोट या समाप्ति नोट। आप देखेंगे कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हर एक पेज के नीचे कई बार क्या होता है, ऐसी एक लाइन लिखी होती है ना, उसे बोलते हैं फुट नोट। तो फुट नोट क्या है, फुट नोट पुस्तक या पांडुलिपि के पृष्ठ के नीचे जो पाठ के संदर्भ निर्दिष्ट भाग पर टिप्पणी करता है या उद्धृत करता है। फुट नोट या एडिंग नोट में इस्तेमाल किए जाने में कुछ विशेष शब्द, यानी कि देखिए जो पेज होते हैं उसके एंड में नीचे कुछ लिखा होता है, उससे बोलते हैं फुट नोट, जो कि विशेष शब्द होते हैं जो पाठ को संदर्भित करते हैं। तो ये चीज़ें देखिए एग्जाम में आती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। नेक्स्ट है शोध में नैतिकता। देखिए नैतिकता जिसे बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। तो एथिक्स हो गया, नैतिकता होगा, इसका मतलब क्या होता है, नैतिक होता है, एथिक्स होता है कोई काम अच्छा या बुरा, जो चीज़ अच्छी या बुरी है उसमें गुण या अवगुण होते हैं, है ना, वो है नैतिकता। अब देखिए शोध की मौलिकता सदैव संदेह से परे होनी चाहिए। शोधार्थी के लिए शोध में नैतिकता है और सत्य के लिए प्रतिनिष्ठा आवश्यक तत्व है। किसी दूसरे प्रकार की भाषा, विचार
किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी है। देखिए शोध में नैतिकता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी शोध करते हैं, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, वो किसी की नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए आपने शोध करने की सोची, अगर आप शोध कर रहे हैं तो आप किसी की भाषा, यानी कि देखिए आप मार्केट में देखिए आप यूजीसी नेट की बुक्स देखेंगे या कोई भी बुक देखेंगे, चाहे टॉपिक एक हो लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार की किताबें पाई जाती है जो अलग अलग राइटर की है, लेकिन सबकी लैंग्वेज अलग है। ऐसा नहीं है कि देखिए कि उनकी भाषा एक जैसी हो। अब देखिए जैसे अगर आपने मान लीजिए कि कोई टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लीजिए यही टॉपिक है पेपर 1 का, अगर आप कोई भी टॉपिक देखेंगे ना, हमारी उसमें देखिए लैंग्वेज अलग है, बाकी की अलग है, समझाने का तरीका अलग है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई रिसर्च करनी है, अगर आपने शोध करनी है, तो आप सेम किसी का डाटा, सेम वैसे ही भाषा, लाइन टू लाइन चीजें लिखी हो, है ना, विचार वैसे लिखे हो, उपाय वैसे लिखे हो, सब कुछ सेम हो, तो उसे क्या है, इससे माना जाता है कि आपने वहां से चोरी की है, वो आपका अपना नहीं है। क्योंकि देखिए आपके बात करने का ढंग अलग होगा, सोचने का ढंग अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, लेकिन अगर वो सेम टू सेम होगा, इससे माना जाएगा कि ये कॉपी किया गया है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो चीजें हैं ना, अगर आप इस टॉपिक को भी कहीं पे सर्च करेंगे ना, तो आपको टॉपिक तो मिलेगा, लेकिन इसकी जो भाषा है वो अलग होगी, लाइन टू लाइन वो सेम नहीं होगी। तो देखिए शोध संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, उपयोग एवं उनकी व्याख्या। अब देखिए जो शोध संबंधी आंकड़े हैं उनका संग्रहण कैसे करना है, उपाय और उनकी जो व्याख्या है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी अपनी है। शोध परियोजनाओं की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा करने की विधियां। अब देखिए शोध नैतिकता में जो परियोजना की रिपोर्टिंग है, समीक्षा करने की विधियां हैं, वो भी देखी जाती है कि आपने जो शोध की है वो किस प्रकार से आप उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, ये किस प्रकार से आप उनकी समीक्षा कर रहे हैं। शोध करने वाले सभी शोधकर्ताओं का आपसी संबंध एवं उनके बीच समन्वय। आप देखिए शोध करने वाले जो शोध करता है, मान लीजिए एक टीम में 5 जाने हैं, 2 जाने हैं, 10 जाने हैं, सभी एक ही विषय के ऊपर शोध कर रहे हैं, तो सभी शोधकर्ताओं का आपसी संबंध कैसा है, उनके बीच में तालमेल कैसा है, समन्वय कैसा है। अगर तालमेल अच्छा होगा, रिसर्च अच्छी होगी, अगर तालमेल अच्छा नहीं होगा, रिसर्च अच्छी नहीं होगी। अब देखिए शोधकर्ताओं एवं उनकी उन सभी कारकों के बीच आपसी संबंध जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए जो शोध करता है तथा वो सभी कारक जो आपसी संबंध है, आपस में ऐसे जुड़े हैं, वो शोध को प्रभावित करेंगे। मान लीजिए कि जो शोध करता है उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे कारक है, चाहे उनके आपसी संबंध हो या कुछ विचारधारा ऐसी हो, अगर आपस में वो मेल खाएगी तो शोध अच्छी होगी, नहीं मेल खाएगी तो शोध प्रभावित हो सकती है, हो सकता है शोध बंद भी हो सकती है, हो सकता है लेट भी हो सकते हैं, हो सकता है गलत भी हो सकती है। शोध के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों, गैर आचरण एवं विवादों को हल करने के तरीके। अब देखिए शोध करने के दौरान जो भी उत्पन्न होने वाली भ्रांतियां हैं, कोई आपस में विचार नहीं मिलते, कोई चीजें नहीं मिलते आपस में, तो उनके क्या है कि जो विवाद हो जाता है, विवाद होने को हल करने के तरीके क्या है, विवाद को क्या उसी वक्त खत्म कर दिया जाता है या थोड़ा बढ़ाया जाता है। अगर विवाद बढ़ेगा शोध रुक जाएगी, अगर विवाद नहीं होगा या कम होगा या हल हो जाएगा तो शोध आपकी टाइम पे हो जाएगी। तो शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम। देखिए जो शोध होता है उसमें जो उचित व्यवहार है उसे कैसे सही बना के रखना है, तो उसके लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे नियम हैं। जैसे कोई शोध करता है, कोई शोध करने वाला है, तो कैसे शोध को आपस में करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कहीं पे शोध करनी है, किसी चीज़ के ऊपर शोध करनी है, आप शोध करने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो आपको व्यवहार कैसा रखना है, तो उससे शोध जो है वो अच्छी होगी। अब देखिए शोध के नैतिक मूल्यों से संबंधित कोड्स एवं नीतियां, कोड्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू द रिसर्च एथिक्स। अब देखिए जो रिसर्च एथिक्स में जो शोध के नैतिक मूल्य है, संबंध है, वो क्या है, उनकी नीतियां क्या है। देखिए पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उनमें एकता है, यूनिटी है। इनकी जो शोध का जो नैतिक मूल्य है उसमें देखिए एकता होनी चाहिए, यानी कि देखिए अगर आप में एकता है तो ही आप शोध कर पाएंगे। ईमानदारी होनी चाहिए, जब भी आप शोध करते हैं तो आपकी शोध अपनी खुद की होनी चाहिए, चोरी की नहीं होनी चाहिए। खुलापन, ओपन ऐसे होता है कि जो भी आप मान लीजिए कि शोध करते हैं उससे अपने खुद के विचार रख सकते हैं, चाहे आप किसी बुक्स की हेल्प ले रहे हैं, चाहे कहीं भी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन आपके अपने विचार भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड सोर्स ही है, लेकिन कहीं से भी आप सोर्स ले सकते हैं, उसमें आपको पूरी उसमें जो खुलापन उसमें आपको होता है। ठीक है, ये इसमें आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौशन की, सावधानी की। अब देखिए जब भी आप शोध करेंगे उसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि
आपको शोध इस प्रकार से करनी है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे या किसी के खिलाफ ना हो, है ना। अपनी भाषा के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ता है शोध करते समय। तो निष्ठा, इनकी इन्फिनिटी, जिसे आप तुच्छता भी कह सकते हैं, कि जब भी आप शोध करते हैं तो आपको शोध जो है अच्छी करनी चाहिए, उसमें ऐसी घटिया जो हरकतें नहीं होनी चाहिए, या घटिया आपकी जो शोध है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो वाली चीज़। गोपनीयता सीक्रेसी, देखिए जब भी आप रिसर्च करते हैं ना, तो वो आपको गोपनीय रखनी है, उसे सीक्रेट रखना है, कि ताकि उसे कोई चुरा ना ले, आपका कोई आइडिया चुरा ना ले। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा का सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो बौद्धिक संपदा है ना, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, आप उसका सम्मान करना है आपको। अगर आप कहीं भी जाके ऐतिहासिक शोध भी कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ वैसे की वैसी रखनी है, सिर्फ आपको वहाँ पे उसकी हेल्प लेनी है, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना है। सहयोगियों का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ कलीग्स। अब देखिए जो आपके साथ जो शोध कर रहे हैं, आपको उनका सम्मान करना है ना। ऐसा नहीं करना कि हाँ आपने ही सारी शोध कर ली है, किसी की हेल्प जो ली है आपने, आप उनका सम्मान करो ही ना, है ना। जिसने भी आपकी चाहे थोड़ी बहुत भी हेल्प की होगी ना शोध करते समय, आपको उनकी क्या है, आपको उनका सम्मान करना है। उत्तरदायी प्रकाशन, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। आप देखिए जो पब्लिकेशन जो होगी ना, जब आप मान लीजिए कि रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च करने के बाद जब आप रिसर्च छपवाने के लिए भेजेंगे, तो आपको एक अच्छी सी पब्लिकेशन देखनी है, कि ताकि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा तक हो, कि ताकि आपकी जो रिसर्च है वो सभी जगह पे पहुंचे। उसके बाद देखिए उचित परामर्श देना, गिव प्रॉपर काउंसलिंग। अब देखिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, परामर्श अच्छे से उचित देना है आपको, कि ताकि जो आपकी जो शोध है, जो आपका अनुसंधान है, रिसर्च है, वो उचित लग सके सभी को, कि आपने जो शोध की है वो क्यों की है, क्यों महत्वपूर्ण थी, वो आपको समझाना है। कैपेसिटी, क्षमता, यानी कि देखिए जो आपने शोध की है तो आप उसके लिए सक्षम है, आप में क्षमता है ना, वो वाली आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप शोध करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि इस शोध से बाकियों को क्या फायदा होगा, आपके समाज में क्या फायदा होगा, है ना। तो उसके लिए आपको शोध करनी है। वैधता, वैलिडिटी। अब देखिए जो शोध है आपकी वैध होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, यानी कि बेफालतू की शोध ना हो, ऐसी शोध होनी चाहिए, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो सभी के काम आ सके और सभी के लिए फायदे में हो। सो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे रिसर्च होता है ख़त्म। इसके बाद हम बाकी टॉपिक्स करेंगे, बाकी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिसर्च आपकी ख़त्म होती है। आप रिसर्च को अच्छे से करेंगे, आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कम्युनिकेशन के अंदर आपको, संचार के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ईजिली इस टॉपिक से निकल जाएगा। यानी कि जो हमने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया है उसे आप अच्छे से करिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे। तो देखिए कक्षा संचार की बाधाएं होती क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब क्लास में टीचर होते हैं, सामने बच्चे होते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। संचार किनके बीच में हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या हो रहा है, संचार। और उसमें बाधाएं कैसी आती हैं। पहली बात है सुनने में बाधाएं। देखिए यहाँ पे टीचर यानी कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको सुनने में बाधाएं हैं। क्यों है? अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो धीरे बोलते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों को आवाज़ उनकी पहुंचती नहीं है। तो टीचर चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट, शिक्षक चाहे जितना मर्जी महत्वपूर्ण विषय पढ़ाते हों, लेकिन अगर उनको सुनने में दिक्कत आएगी तो वो उस लेक्चर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो दूसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे, लेकिन बाहर जनरेटर की आवाज़ है या बाहर कुछ ऐसी आवाज़ है जो पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है। टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन वो बच्चों से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो टीचर भी समझ नहीं पा रहे हैं सुनने में बाधाएं के कारण, तो ये क्लासरूम को इफेक्ट करेगी, कक्षा संचार में बाधाएं आएंगी। सो देखिए यहाँ पे यूज मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, यानी कि अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग। देखिए कई बार क्या होता है कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, शब्दों के बहुत सारे जैसे अर्थ होते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को समझ नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल वकील होता है हिंदी का शब्द, इसे अधिवक्ता भी कहा जाता है, अधिवक्ता।
अगर टीचर क्लास में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अधिवक्ता, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। एडवोकेट बोलेंगे, वकील बोलेंगे, उनका समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं जल, पानी, एक होता है नीर। अब नीर बच्चों को, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होता है कई बार टीचर कर लेते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो देखिए नेक्स्ट है धारणा, परसेप्शन। देखिए धारणा ऐसी होती है, जैसे होता है ना कि क्लास में जब बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उदाहरण के तौर पे जैसे आपको मान लीजिए मैथ समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में डाउट होगा यार मेरे को मैथ समझ नहीं आ रहा, ये मुझे कभी आएगा नहीं। आपने धारणा बना ली ना मन में कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है, टीचर जितना मर्जी आपको अच्छा सा पढ़ा दे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर होगा तो आप उसे अच्छा सा नहीं पढ़ पाएंगे। या दूसरा कारण ये है कि अगर आपको शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं है तो भी आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो ये परसेप्शन है, धारणा है। मौखिक संचार, ओरल बैरियर। देखिए मौखिक संचार क्या होता है, मौखिक मौखिक बाधाएं भी आती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर बच्चों को, शिक्षक बच्चों को आसानी से चीज़ों को समझाते हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन उचित शब्दों का प्रयोग, जैसे मान लीजिए मुश्किल शब्दों का प्रयोग करना, या कई बार क्या होता है कि टीचर इतने सख्त होते हैं, शिक्षक इतने सख्त होते हैं, स्टूडेंट उनसे कुछ पूछ नहीं पाते, मौखिक बाधाएं आती है, उनके मन में क्वेश्चन होते हैं, मन में प्रश्न होते हैं बच्चों के, लेकिन वो शिक्षक से पूछते नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा बैरियर है, बाधा है। भावना या मनोदशा, इमोशन मोड। कई बार क्या होता है कि शिक्षक का बच्चों का पढ़ाने का मन नहीं होता, या कई बार बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो उनकी मनोदशा ऐसी नहीं होती, तो उसमें क्या है, ये भी सबसे बड़ी बाधा है। अधूरी जानकारी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए जब भी बच्चों के मन में कोई अधूरी जानकारी हो किसी विषय के रिगार्डिंग, विषय के अकॉर्डिंग, है ना, या टीचर ने बच्चों को आधा लेसन पढ़ा दिया, आधा बोला कि अब घर से पढ़ के ये समझ के आइए, अगर बच्चे उसे पूरा नहीं करते जो, तो ये भी सबसे बड़ी बाधा है। प्रतिक्रिया, फीडबैक। अब देखिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ये जानी ही नहीं, बच्चों को समझ में आया ये जाना ही नहीं, तो उनको कुछ आएगा नहीं, तो इससे क्या है, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो अब हम बात करेंगे कक्षा में प्रभावी संचार कैसे करें। देखिए बाधाएं तो हमने पढ़ी, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कक्षा में प्रभावी संचार कैसे किया जाए। हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तकनीक का उपयोग, यूज टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, और साथ में आजकल प्रोजेक्टर होते हैं। अगर शिक्षक को लगता है कि मुझे इस विषय के रिगार्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ताकि बच्चों से अच्छे से समझ पाए। सक्रिय श्रवण को सुदृढ़ करना, यानी कि री इन्फोर्स एक्टिव लिसनिंग। अब देखिए एक्टिव लिसनिंग क्या है, यानी कि सक्रिय श्रवण क्या होता है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चे सक्रिय होकर पढ़े, ध्यान दे कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो ध्यान से सुनेंगे तभी वो ध्यान से समझेंगे, तभी उन्हें लेसन समझ में आएगा। अगर वो एक्टिव होकर, सक्रिय होकर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखिए अगर मान लीजिए कि बच्चे कोई टॉपिक को, विषय को कोई पढ़ रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, अगर उनके मन में कुछ ऐसा सवाल है जो बुक में नहीं है लेकिन विषय से संबंधित है, तो उसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरी बात, शिक्षक जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनकी ज़िंदगी से रिलेट कर देते हैं कि हाँ बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, है ना। तो ये ओपन एंडेड प्रश्न है जो कि क्लास में प्रभावी संचार बनाते हैं। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले कार्य और गतिविधियों का उपयोग करना। यूज टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए आलोचना किसकी होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई विषय पढ़ा दिया गया है, सोचने पर मजबूर कर देना स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि अगर ये चीज़ है तो आपके हिसाब से गलत कैसे है, सही कैसे है। तब उस विषय के बारे में बच्चे सोचते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या है, एक प्रभावी संचार बनेगा। चिंतनशील सीखने के अवसर प्रदान करना, ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि देखिए चिंतनशील सीखना क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि कोई टॉपिक पढ़ते हैं
तो आप देखते हैं ना यार, ये टॉपिक बहुत छोटा है, मेरे को और जानकारी चाहिए। चिंतन करते हैं कि ये जो चीज़ है वाकई उससे रिलेटेड है कि नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। यानी कि जब भी कोई विषय पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में सब कुछ आपको सिखाया जाता है। आप चिंतन करके देखते हैं कि हाँ, मुझे ये कैसे करना है, इसमें क्या मैं जोड़ सकता हूँ, क्या घटा सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या इस टॉपिक को मैं बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये है प्रभावी संचार। अब बारी है जनसंचार की, यानी कि मास कम्युनिकेशन। अब देखिए जनसंचार क्या है। जनसंचार के माध्यम से देश में लोगों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय नीति कार्यक्रमों के प्रति जागरूक तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयास में भागीदार बनाया जाता है। सूचना प्रसारण और फिल्म क्षेत्र तीन प्रमुख जनसंचार के साधन हैं। संचार के साधन क्या है? सूचना, प्रसारण और फिल्म। इनका नियमन एवं नियंत्रण सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। देखिए जनसंचार क्या है कि लोगों तक संचार पहुंच जाना। अब देखिए अगर हमारे देश में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे जो आते हैं, है ना, तो उसमें कौन जीता कौन हारा, तो वो कैसे पता चलेगा? जनसंचार के माध्यम से पता चलेगा हमें। टेलीविजन से पता चलेगा, यूट्यूब से पता चलेगा, रेडियो से पता चलेगा। तो ऐसे पता चलता है, यानी कि वो जानकारी जो सभी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, एक बड़े लेवल पे पहुंचाई जानी चाहिए, तो उसे बोलते हैं जनसंचार। जैसे रेडियो है, पहले के जमाने में जो है जैसे रेडियो होते थे ना, रेडियो में सारी चीजें आपको सुनाई देती थी, है ना, देश में क्या हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। उसमें गाने भी सुनाए जाते थे, उसमें देश में क्या हो रहा है सब कुछ वहां पे सुनाया जाता था। तो उससे लोग क्या है, उनसे लोगों को क्या है कि खबरें रेडियो पर मिलती रहती थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। देखिए जो आकाशवाणी है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम था रेडियो पे जिसमें सारी चीजें बताई जाती थी। विविध भारती भी एक प्रोग्राम था जिसमें सारी बातें बताई जाती थी, विविध भारती में भी। एफएम रेडियो, आपको बताया कि एफएम रेडियो, रेडियो जब बंद हो गए थे, आजकल क्या है एफएम रेडियो आ गए हैं। तो एफएम रेडियो में क्या है, चैनल्स बने होते हैं। आपको बताया कोई गानों का चैनल है, जैसे जिसमें गाने सुनाए जाते हैं, सॉन्ग सुनाए जाते हैं, कुछ किसमें पॉडकास्ट होते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं। मोबाइल में भी आप एफएम ऑन कर सकते हैं। आजकल एफएम हर एक जगह में, हर एक जगह जगह में एफएम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएम अलग से भी मिल जाते हैं। पहले के ज़माने में रेडियो था, आजकल एफएम भी आ गए हैं, है ना। तो उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मौसम विभाग की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। टेलीविज़न, जो टीवी हम देखते हैं, देखिए उसमें आप फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, सीरियल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, खबरें देखते हैं, सारी ही चीज़ें आप वहाँ पे देखते हैं, किसमें? टेलीविज़न में। तो टेलीविज़न क्या है, हर एक के घर में है। तो सरकार कहती है, सभी कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? टेलीविज़न में। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, उसकी एड दिखाते हैं ना, तो किस में दिखाएंगे? टीवी में। टीवी सभी देखते हैं, तो उससे क्या है, सभी लोग उस एड के द्वारा उस प्रोडक्ट से अवगत हो जाते हैं, है ना, वो चीज़ें। सिनेमा, सिनेमा में देखिए आप फिल्में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सिनेमा में जो आप अच्छी है बुरी है सब कुछ आप वहाँ से सीखते हैं। तो ये भी जनसंचार तक पहुँचाने के साधन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार है, अखबारों में देखिए यहाँ पे लिखा होता है, खबरें लिखी होती है ना अखबारों में, देश की, विदेश की, और साथ में अर्थशास्त्र की, और साथ में बहुत सारी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी खबरें होती हैं, जिसे आप पढ़ते हैं आपको सारी जानकारी मिलती है। तो सारी जानकारी सारे लोगों तक पहुंचाना, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जनसंचार के द्वारा, यानी कि जिसका सभी इस्तेमाल करते हैं। अखबार सभी के घर में जाती है, जो जो अखबार पढ़ेंगे उनको सभी का नॉलेज मिल जाएगी। पोस्टल नेटवर्क, देखिए पोस्टल नेटवर्क जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। पोस्ट अगर आप किसी को करते हैं, चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, तो भी आप, वो जनसंचार का साधन है। पहले जमाने में होता है चिट्ठियां लिखते थे, है ना, दूसरे लोगों तक पहुंचती थी, वो क्या था? वो पोस्टल नेटवर्क था। अगर आपको अपने रिश्तेदार को हाल चाल जानना होता था तो आप चिट्ठियां लिखते थे ना। खैर आपने कभी लिखी नहीं होगी शायद, अपने आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप फोन उठा के करते हैं ना, तो वो क्या है? वो टेली कम्युनिकेशन है, वो दूर संचार है। यानी कि जो दूर बंदा बैठा है,
दूर संचार मतलब दूर बंदा बैठा है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, संचार फिर भी आप उससे संचार कर रहे हैं तो वो है दूर संचार। ट्राई, अब देखिए ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई होता है जो हम फोन पे बातचीत करते हैं ना, मोबाइल फोन के जो जो नेटवर्क होते हैं उनके जो रेट वगैरह तय कौन करता है, वो ट्राई करता है। ट्राई के नियम होते हैं, जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं ना इतने का, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी कंपनीज होती हैं, है ना, तो इनके जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो ट्राई बनाता है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि देखिए जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, गूगल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट से आप सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल इंटरनेट देखिए हर एक बंदा इस्तेमाल करता है ना, तो वो जनसंचार का माध्यम है। अब हम बात करेंगे जन मीडिया और समाज की, यानी कि मास मीडिया और सोसाइटी। देखिए मास मीडिया क्या होता है, जनसंचार। जनसंचार क्या है कि आम लोगों तक संचार पहुंचाना, और इसका समाज में क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनसंचार का सामान्य अर्थ लोगों के आपस में विचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान करने से। यानी कि जनसंचार का सामान्य अर्थ क्या है कि लोगों के आपस में विचार क्या है, ज्ञान क्या है, भावनाएं क्या है। देखिए हर एक के विचार अलग अलग होंगे ना, तो वो आपस में जो आदान प्रदान करते हैं वो है जनसंचार। जब आप देखिए खबरें देखेंगे ना, वहां पे पूछते हैं ना चुनाव के समय, बताइए कौन सरकार जीतेगी, वो कहते ये, बताइए वो कौन जीतेगी, वो कहते ये, है ना। तो लोगों के आपस में क्या है, विचारों के आदान प्रदान है। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी बात या विषय का सबके लिए साझा करना, यानी कि कोई ऐसी बात है जो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो है जनसंचार। जन मीडिया माध्यमों के प्रकार, अब देखिए वो क्या प्रकार है। जन मीडिया माध्यम के दो भाग हैं, परंपरागत संचार और आधुनिक। परंपरागत में क्या है, परंपरागत में देखिए जैसे पुराने समय के जो जनसंचार कैसे होते थे, जैसे गायन है, वादन है, दृश्य कला है, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता था, जैसे कहानियां होती थी ना, आप देखिए जैसे आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी, तो वे एक दूसरे से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती हैं, वो है जनसंचार। हम कहते हैं ना पुराने समय में ऐसे था, पुराने समय में ऐसे था, वो जनसंचार हो गया ना। देखिए इसमें जैसे प्राचीन कला है, संगीत है, नाटक है, कठपुतली है, कठपुतलियां नचाते हैं, कहानी है, कुछ किस्से हैं, कुछ गीत है, कुछ उत्सव है, त्योहार है, ग्रामीण सभा है, मेला है, ग्रामीण कला व्यवसाय। तो ये सारी चीजें परंपरागत संचार के माध्यम है। आधुनिक में क्या है, जैसे देखिए आधुनिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे समाचार पत्र है, समाचार एजेंसी है, सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविजन है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, अन्य सोशल मीडिया है। तो ये आधुनिक संचार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे मास मीडिया की विशेषता है। अब देखिए मास मीडिया है, उसकी विशेषता क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। बड़े दर्शक वर्ग, अब देखिए मास मीडिया किन के लिए है, बड़े दर्शक वर्ग के लिए, यानी कि अगर हमारे देश में अखबार निकलती है तो किन के लिए है, 100 करोड़ लोगों के लिए। अगर आपको 100 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक बंदे को आवाज पहुंचाएंगे ना अपनी, आप क्या करेंगे, अखबार में छापेंगे, सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है सामान्य संदेश का वितरण। अगर आपको कोई सामान्य संदेश देखना है, जानना है, तो उसका वितरण मास मीडिया से ही होगा। प्रत्यक्ष या तत्काल प्रतिक्रिया का अभाव, अब देखिए यहाँ पे मास मीडिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई खबर चलती है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो साथ के साथ नहीं होती। जैसे आप देखिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, किसी ने 1 साल पहले वीडियो डाली है, अगर आप उसके नीचे आज कमेंट कर रहे हैं तो ये क्या है, उसी वक्त की आपकी प्रतिक्रिया नहीं है, 1 साल के बाद की प्रतिक्रिया है। ठीक है, तेजी से वितरण, और तेजी से वितरण देखिए जो मास मीडिया है वो तेजी से वितरण है, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, सभी जगह पे पहुंच गई, वो वायरल होगी। उपभोक्ताओं के लिए कम लागत, अब देखिए अब आपने जैसे रिचार्ज करवाया, ठीक है, 3 महीने के लिए 400-500 रुपए का, 3 महीने के लिए आप देखिए पूरा इंटरनेट इस्तेमाल करके सारी खबरें देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं, जैसे आपने अखबार लगाई 100 रुपये प्रति महीना में, आपने सारी खबरें वहां पे देख ली, आपको 100 रुपये के अंदर, कम लागत के अंदर आपको सारी चीजें मिल गई। उसके बाद देखिए अधिकतर एक तरफा संचार। अब देखिए अधिकतर एक तरफा संचार है, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, तो इसमें क्या है, आपको एक तरफा संचार है, यानी कि जो आपको मैं चीजें समझा रहा हूं वो आप देख रहे हैं, आप मेरे से बात नहीं कर सकते, है ना।
वो चीजें समाज को प्रभावित करते हैं, बदले में समाज से प्रभावित होते हैं। देखिए मास मीडिया समाज को प्रभावित करता है, प्रभावित होता भी है। प्रभावित कैसे करता है? अखबार में खबर छपती है ना, जैसे कि आज ये बंदा आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, टीचर बन गया, आप उससे प्रभावित होते रहे यार, हाँ मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगी, है ना। तो बदले में समाज भी आपसे प्रभावित होता है जब आप खुद से बनते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे लाइक करते हैं ना, अच्छे काम को, है ना, तो आप भी अच्छे काम करते हैं, तो बदले में समाज भी आपसे प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों के कार्य, फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का फंक्शन है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना। अब देखिए जनसंचार के माध्यम क्या है, जनसंचार कैसे हो सकता है? विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना। आप देखेंगे खबरें देखते हैं ना, न्यूज में आप देखेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट बिठाए होते हैं वहां पे, वो विचार विमर्श करते हैं, इस पार्टी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, है ना। विचार विमर्श करते हैं वो आपस में। सूचना उपलब्ध कराना। देखिए जन माध्यमों के कार्य क्या है? सूचना उपलब्ध कराना। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है वो आपको बताना, है ना, वो चीजें। देश विदेश की विदेश की आपको खबरें देना। शिक्षित करना, आपका पता लगाना हमारा प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कब उनके चुनाव है, उन्होंने क्या नीतियां बनाई हैं, कौन सी स्कीम चलाई है, वो आपको पता चलेंगी। मनोरंजन करना। देखिए जनसंचार में जैसे आप टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वहां पे फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो मनोरंजन करती है ना आपका। निगरानी करना, आपके ऊपर निगरानी भी करेगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब चलाया, आपने ट्विटर चलाया, ट्विटर पे कुछ ऐसे भड़काऊ वीडियो डाल दी जो कि सबके लिए अच्छी नहीं है, उसमें बदले में क्या है, एफआईआर हो जाती है, और निगरानी करते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये है, ये उल्टा लिखा है, ये समाजीकरण है। इससे आपका समाजीकरण भी होता है। समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, होता है ना, कि समाज में कानून के दायरे में आपको रहना चाहिए। अगर आप कानून की उल्लंघना करेंगे सजा मिल सकती है, कानून के साथ चलेंगे फिर आपको उसमें शाबाशी भी मिलती है, ये सारी चीजें। राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता में होता है ना, हमारे मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, उनका क्या काम है ना, ये सारी चीजें राजनीतिक जागरूकता आप में आती है। सामाजिक प्रसारण, सांस्कृतिक प्रसारण। अब देखिए सांस्कृतिक प्रसारण है, हमारे देश में जो बोलियां बोली जाती हैं वो देश विदेश में जैसे कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या उनका तरीका है, वो सारा ही हमें किससे पता चलेगा? जनसंचार से ही पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने पूरा जनसंचार खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, इससे आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। होगा आईसीटी जर्नल एब्रीविएशन या फिर शब्द संक्षेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ शॉर्ट में शब्द होते हैं जिनको हम फुल फॉर्म उनकी क्या होती है, या फिर कुछ फुल फॉर्म दे देते हैं एग्जाम में जिनको आपको उनकी ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो बतानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजीपी। एजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेलरेटेड, क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या है? फिर से देखते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। सेकंड है पीसी। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है ईपीरोम। ईपीरोम की क्या फुल फॉर्म होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है BIOS। इसकी क्या होती है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है HDD। तो HDD की क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है PCI। क्या है? PCI इसकी होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और नेक्स्ट होती है यूनिवैक। क्या है? यूनिवैक। यूनिवैक की क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से एकदम से रट लीजिए। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। ओके, तो नेक्स्ट है GUI। क्या है? GUI इसकी होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है USB। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। नेक्स्ट है VGA। क्या है? VGA इसकी होती है विजुअल ग्राफिक अडॉप्टर। क्या है? विजुअल ग्राफिक अडॉप्टर। नेक्स्ट है मैन। क्या है? मैन। मैन की क्या होती है फुल फॉर्म? मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क, क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है ASCII, क्या है? ASCII, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट क्या है? वैन, यानी WAN, इसकी होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए आप, EBCDIC, क्या है? EBCDIC, इसकी होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, नेक्स्ट है LAN, LAN, इसकी होती है फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है इसका? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये होती है EEPROM, यानी EEPROM, ये होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके ओके, तो नेक्स्ट है आपकी EEPROM। क्या है? EEPROM, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेबल ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका CPU, इसे कंप्यूटर का जो माइंड भी कहते हैं। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट है आपका OS। क्या है? OS को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ALU। क्या है? ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से कई बार, सो प्लीज़ आप एक फुल फॉर्म को अच्छे से देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट है आपका DVD। क्या है? DVD, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? एक सेकेंड, इसकी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है आपकी CD की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है आपकी ROM, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपकी VDU। क्या? VDU, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आपकी RAM, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपकी ICT। क्या है? ICT, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है आपकी PROM, यानी PROM, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते क्या है? नेक्स्ट है URL। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, नेक्स्ट है आपका IDE। क्या है? IDE, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आपकी फोर्ट्रॉन, तो इस FORTRAN, फोर्ट्रॉन, तो इसका क्या होती है फुल फॉर्म? इसकी होती है फॉर्मूलर ट्रांसलेटर। क्या है? फॉर्मूलर ट्रांसलेटर। ओके, नेक्स्ट है आपका MOS। ठीक है, क्या है? MOS, इसकी फुल फॉर्म होती है मेटा ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्या है? मेटा ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका ATX। क्या है? ATX, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ओके, नेक्स्ट है आपका सिम। अच्छा देखिए, सिम को क्या कहते हैं? सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है? MHz। क्या है? MHz, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेगा हर्ट्ज। क्या है? मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है आपका ISP। क्या है? ISP फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आपकी
GHz क्या है? GHz इसकी फुल फॉर्म होती है गीगाहर्ट्ज। क्या होती है? गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है आपका DBMS। क्या है? DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। नेक्स्ट है आपका SQL। क्या है? SQL तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका RW को क्या होती है फुल फॉर्म? री राइटेबल। क्या है? री राइटेबल। तो आप अच्छे से नहीं याद करते रहिए, बार बार इन्हें रिवाइज कीजिए, हो जाएगा आप आराम से। ओके। नेक्स्ट है आपका SDT। क्या है? SDT इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। क्या है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है आपका CAN। क्या है? CAN इसकी फुल फॉर्म होती है कंपास एरिया नेटवर्क। क्या है? कंपास एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका SIMMS। क्या है? SIMMS इसका क्या होती है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके। नेक्स्ट देखते हैं पेन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आप ये याद रखना। ओके। नेक्स्ट है आपका DIMMS। तो इसका क्या होता है? ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या है ये? ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका CMOS। क्या है? CMOS इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके। नेक्स्ट है ENIAC। ठीक है। तो इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट है आपका CMD। क्या है? CMD इसकी फुल फॉर्म होती है कमांड। क्या है? कमांड। ओके। नेक्स्ट है आपका EDSAC। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपकी MAC। तो इसे कहते हैं, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका IC। क्या है? IC थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ओके। नेक्स्ट है आपका LSIC। क्या है? LSIC ये होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है आपका DIR। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरी। क्या है? डायरेक्टरी। नेक्स्ट आपका गीगो यानी GIGO गीगो। तो इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? गैबेज इन गैबेज आउट। गैबेज इन गैबेज आउट। गीगो की फुल फॉर्म क्या है? गैबेज इन गैबेज आउट। कितनी सिंपल है। नेक्स्ट आपका PHP। क्या है? PHP यानी PHP हाइपर टेक्स्ट। 1 सेकेंड, ये प्रोसीजर। क्या है? PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। ओके। नेक्स्ट आपका DOC। DOC की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट। ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका PDT। क्या है? PDT। तो PDT की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 सेकेंड, इसकी होती है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। ओके। नेक्स्ट आपका PDA। क्या है? PDA इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है USSD। क्या है? USSD। ओके। तो इसका देखते हैं, इसकी क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट आपकी WWW काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आपकी कोबोल। क्या है? कोबोल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी CCNP। क्या है? CCNP तो इसका है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट है आपकी बेसिक। क्या है? बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ओके, नेक्स्ट आपका CEH। क्या है? CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। क्या है? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट आपका TCP। क्या है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है? CSS। क्या है? CSS तो इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है? कैस्केडिंग इसका स्टाइल शीट। ओके, नेक्स्ट है सिस्को। क्या है? सिस्को। सिस्को की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। क्या है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। ओके, तो नेक्स्ट आपका XXS। क्या है? XXS तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट आपका XML। क्या है? XML इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक सेकेंड। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है क्या है? HTML। ओके, तो इसकी होती है फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है CCNA। क्या है? CCNA इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी RFI। क्या है? RFI तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट फाइल इंक्लूजन। क्या है? रिमोट फाइल इंक्लूजन। क्या है इसकी? RFI। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है? HTTP। क्या है? HTTP सॉरी HTTP। ओके, तो ध्यान से देखना क्या है इसकी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DDoS। क्या है? DDoS इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है आपकी VPN। क्या है? VPN इसकी होती है फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके SEO। क्या है? SEO इसका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आपका IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो डाटा स्टोरेज बेस्ड है उससे ये आधारित है, उस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा स्टोरेज पर। तो ये भी देखते हैं ये क्या है। तो BIOS का ये आपने देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, ये क्या है? विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। टेलिंग इट व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म, कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका बाइट। क्या है? बाइट। ए बाइट इज ए स्टोरेज यूनिट फॉर डाटा। क्या है? स्टोरेज यूनिट होती है डाटा की। नेक्स्ट आपका CPU। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका OS। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस इज द मेन प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर एंड बिगेन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। नेक्स्ट है PC फॉर पर्सनल कंप्यूटर। और देखिए PDF की क्या होती है फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट है रोम का भी आपको पता है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और VGA इसकी क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके,
पहली बात है पर्यावरण होता क्या है। देखिए पर्यावरण एक शब्द है जिसका अर्थ है सराउंड, यानी कि चारों ओर से घेरना। अब देखिए पर्यावरण होता क्या है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं चारों तरफ की, हमारे आसपास है क्या। देखिए हमारे पास आसपास मिट्टी है, हवा है ना, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। एक समय था जब पर्यावरण का मतलब सिर्फ परिवेश था, परिवेश मतलब जहाँ पे रहते थे। इसका इसका उपयोग हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पानी और हवा शामिल है। तो देखिए सिंपल सा मतलब क्या है, पर्यावरण वो था पहले परिवेश, यानी कि जब लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन इसका उपयोग देखिए जब हम रहते हैं तो उसका उपयोग जो है भौतिक दुनिया का अध्ययन वर्णन करने के लिए, यानी कि भौतिक दुनिया मतलब कौन सी, जहाँ पे हम रहते हैं। तो उसमें देखिए भौतिक दुनिया में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें मिट्टी भी है, चट्टानें हैं, पानी है और हवा है। हमारे पास ये चीज़ें हैं ना। हवा में देखिए सांस लेते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में देखिए कई चीज़ें उगाते हैं, है ना, खेती सारी मिट्टी में होती है। और चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देखिए पर्यावरण जो है अंग्रेजी में से कहते हैं एनवायरनमेंट। शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि यानी कि हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है, और जो आवरण, यानी कि देखिए परि और आवरण, यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि का मतलब क्या है कि जो हमारे चारों ओर है, आवरण क्या है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। परि का मतलब क्या है, जो हमारे चारों ओर है, और आवरण मतलब कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शब्द है होता है चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि देखिए जिस चीज़ ने हमें चारों ओर से घेरा है उसे कहते हैं पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। अब देखिए पर्यावरण होता क्या है, जो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक कारक है ना, ये उसकी इकाई है पर्यावरण, उसकी एक छोटी सी इकाई है। इससे क्या है कि एक आबादी कहाँ पे रहेगी, जैसे देखिए गोरे काले हैं, जैसे देखिए जो अफ्रीका है, अमेरिका है, वो देखिए वहाँ पे गोरे काले का है ना। देखिए वहाँ पे लोग, जैसे देखिए पहाड़ होते हैं वहाँ पे लोग रहते तो कितने, उनका रंग गोरा होता है, दूसरी जगह रहते तो रंग काला होता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जहाँ पे भौतिक जो चीज़ है, रासायनिक जो कारक है, तो पर्यावरण तो दोनों में सेम है, लोग वहाँ पे जीते भी हैं, है ना। तो ये पर्यावरण का फ़र्क होता है वहाँ पे। तो आबादी को कैसे प्रभावित करती है, तो ये सब तय करती है पर्यावरण। सो देखिए पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों वह हमेशा व्याप्त रहता है। यानी कि पर्यावरण होता क्या है, हर एक जीव के साथ जुड़ा है। देखिए आपके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ जुड़ा है पर्यावरण, वह हमेशा व्याप्त है। देखिए सबके साथ जुड़ा कैसे, देखिए हवा का इस्तेमाल मैं भी करूँगा, ऑक्सीजन मैं भी लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, आप भी वैसे ही करें। देखिए जैसे हर एक प्राणी रहता है तो वैसे ही सभी रहते, तो हर एक के साथ ही जुड़ा है, सबकी जीवन शैली एक जैसी है वो चीज़। सो देखिए सामान्य अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। अब देखिए सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं, है ना, जो हमें देखिए चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे देखिए क्या है, पर्यावरण में सारी चीज़ें हैं, जैसे जैविक भी है और अजैविक तत्व भी हैं, है ना। जिसमें सांस है, जैसे आप हैं, इंसान है, जानवर है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या है, वो जैविक है। अजैविक क्या है, जिनमें जान नहीं है, बिल्डिंग्स हो गई है ना, मकान वगैरह, उसमें जान थोड़ी है। तो ये क्या है, उसमें देखिए ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। सो देखिए इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अच्छा होना बुरा होना ये इंसान के हाथ में। आप देखिए जैसे अभी देखिए पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे पर्यावरण इतना ख़राब हो चुका है, पर्यावरण दिल्ली में, है ना, तो उसे दुनिया का नंबर 1 शहर घोषित किया गया है जहाँ पे पर्यावरण सबसे ख़राब है। सो वहाँ पे देखिए सांस लेना भी मुश्किल है इसलिए। तो
तो देखिए आप देखिए त्यौहार कोई मना नहीं सकते, दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जला सकते, पर्यावरण दूषित होगा, है ना। उसके अलावा जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, वो कर नहीं सकते, पर्यावरण दूषित होगा। देखिए आज ये समय है तो आगे जाके क्या होगा, पेट्रोल जो है उसका धुआं निकलता है, डीजल से धुआं निकलेगा तो पर्यावरण खराब होगा। तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो हमारी सहूलतें हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसका संबंध हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है पर्यावरण का, इसे अच्छा बनाना बुरा बनाना ये हमारे हाथ में है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी हैं। अजैविक संगठनों में देखिए, जैविक संगठनों में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है, सांसें लेते हैं। जैसे देखिए कीड़े मकोड़े हैं बहुत छोटे से, है ना, और जीव जंतु है, पेड़ पौधे आते हैं जो देखिए जैविक क्रियाएं करते हैं, इनकी जो सांस लेते हैं। अजैविक संगठनों में देखिए कौन सी चीज़ आती है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं, जैसे चट्टानें हैं, पर्वत है, नदी है, हवा है, जलवायु है। ये क्या है, ये अजैविक है। जैविक मतलब जो सांस लेते हैं, अजैविक मतलब जो सांस नहीं लेते। सो देखिए इनसे मिलके जैविक और जैविक घटकों से मिलके क्या बनता है, पर्यावरण। सो पर्यावरण का तत्व देखिए क्या है, पर्यावरण का गठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक प्रणालियों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न तरीकों से संबंधित है, व्यक्तिगत रूप से साथ ही सामूहिक रूप से। अब देखिए चाहे व्यक्तिगत रूप से है चाहे सामूहिक रूप से है, पर्यावरण का गठन है वो इनसे होता है, चाहे वो भौतिक है, जैविक है, सांस्कृतिक तत्व है, इनसे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण। व्यक्ति भी इसका हिस्सा है और सामूहिक रूप भी इसका हिस्सा है। इन तत्वों को नियमानुसार समझा जा सकता है। अब देखिए भौतिक तत्व क्या है, भौतिक जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे देखिए भौतिक तत्व जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में देखिए कितने ग्रह हैं, है ना, कितने ग्रह हैं, तारे वगैरह हैं। लैंड फॉर्म जो हमारा ज़मीन है, जल निकाय है, जलवायु मिट्टी है, चट्टानों और खनिजों के रूप में है, वे मानव आवास के चित्र उसके अवसरों और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो ये क्या है, देखिए भौतिक चीज़ें जो हमें दिखती हैं। जैविक तत्व क्या है, जो सांस लेते हैं। देखिए जैविक तत्व जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, पुरुष जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल हो गया ना, जीव मंडल को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। तीन चीज़ आ गई ना, जल स्थल और वायु, हमारे पास तीन चीज़ आ गई ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आ गया। अब इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, जैव मंडल या जीव मंडल। यानी कि जीव मंडल के तीन हिस्से हैं या तीन हिस्सों से मिलकर जीव मंडल बनता है। स्थल मंडल, वायुमंडल या जल मंडल, इनको मिला के जीव मंडल बनता है। यानी कि जल में रहने वाले प्राणी, स्थल पे रहने वाले प्राणी, ज़मीन पे, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ये सभी जो है इनको मिला के बनता है जीव मंडल, है ना। सो देखिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व अनिवार्य रूप से मानव निर्मित विशेषताएं हैं जो सांस्कृतिक मील का पत्थर बनाते हैं। अब देखिए सांस्कृतिक तत्व कैसे हैं, जैसे देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व है जो मानव से जुड़े हैं। अब देखिए राजनीतिक तत्व होना ज़रूरी है, सामाजिक भी होना ज़रूरी है। समाज में रहेंगे उसका चाल चलन कैसा है वो रहना, है ना, हमें समाज के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है ना, सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। राजनीतिक तत्व है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आर्थिक तत्व है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सभी को मिला के सांस्कृतिक तत्व बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो देखिए अब इसकी करेंगे हम परिभाषाएं। देखिए परिभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं। सो पर्यावरण की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो देखिए एनवायरनमेंट संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार एनवायरनमेंट या पर्यावरण एक जीव के आसपास के सभी शारीरिक और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक उनकी बातचीत के साथ शामिल है। पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जल, वायु और भूमि का कुल योग और उनके बीच मौजूद अंतर संबंध और मानव के साथ अन्य जीवित जीव और सामग्री की आपस में क्या है, आपस में उनका तालमेल है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जल है, वायु है, भूमि है। आपको मैंने बताया था ना,
जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इनको मिला के क्या है बनता है जैव मंडल, जो कि पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पी गिलबर्स्ट के अनुसार क्या है, पर्यावरण किसी वस्तु के तुरंत आसपास की चीज़ है जो उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अब देखिए पर्यावरण क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रभाव डालती है। अब देखिए पर्यावरण खराब होगा तो हमारे ऊपर प्रभाव आएगा, है ना। जैसे देखिए लॉकडाउन लग गया था एकदम से कोरोना की वजह से, वहाँ पे क्या था, सब कुछ बंद हो गया था, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण साफ हो गया था, लेकिन अब फिर से सब कुछ खुल चुका है तो देखिए फिर से ख़राब होने लग गया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी हम पे पड़ेगा, अच्छा होगा तो तब भी हम पे ही पड़ेगा, बुरा होगा तो हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बोरिंग के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति के वातावरण में कुल उत्तेजना का योग होता है जिससे वह अपनी गर्भाधान से मृत्यु तक प्राप्त करता है। देखिए ये कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति पैदा होता है वहाँ से लेके देखिए मृत्यु तक वो किसी वातावरण में ही रहता है। नेक्स्ट है डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं। देखिए डगलस और हॉलैंड कहते हैं पर्यावरण शब्द का उपयोग समुच्चय में सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों के विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, ये सभी बाहरी शक्तियां हैं, यानी कि देखिए बाहरी तौर पे इन्वायरमेंट अगर ख़राब होगा तो होगा हमारा पर्यावरण। तो इसमें जीवन, प्रकृति, व्यवहार जो है वो सब कुछ जीवों के विकास को प्रभावित करेगा। अब देखिए इंसान की ज़िंदगी पहले थी 100 साल की, अब है 60 साल की, 70 साल की। तो इन्वायरमेंट ख़राब किसने किया, इंसान ने। तो उसका हमारा गुणात्मक या जो ऋणात्मक जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ईजे रोस के अनुसार पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, देखिए बाहरी शक्ति है ये। यह उपरोक्त परिभाषा से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के चेहरे शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक। देखिए ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है, पर्यावरण का। पर्यावरण सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का कुल योग है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों की वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। देखिए पर्यावरण क्या है, सभी बाहरी शक्तियाँ हैं ना ये। यहाँ पे देखिए सारी ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसमें देखिए अगर विकास होगा, वृद्धि होगी या विकास वृद्धि नहीं होगी तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। देखिए पर्यावरण के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए पर्यावरण की कार्यात्मकता यानी कि फंक्शनिंग ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा संचार पर, है ना। देखिए पर्यावरण जो कार्य शक्ति है किस पे है, ऊर्जा संचार पर। देखिए ऊर्जा होगी तभी है ना, तो वो चीज़ देखिए ऊर्जा हर हमारे चारों ओर है। देखिए सूरज से किरणें आती है वो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। तो पर्यावरण देखिए जितना अच्छा होगा, हम उसे जितना मजबूत बनाएंगे तो उतना ही हमें फ़ायदा होगा। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन करता है जो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण सामान्यतः परिस्थिति का संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। देखिए ये जो जैविक पदार्थ का उत्पादन करता है वो भिन्न स्थानों पर अलग अलग है। जैविक पदार्थ क्या है, देखिए आप देखेंगे जैसे हम खेती करते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे कई जगह पे कुछ चीज़ उगाई जाती है, कई जगह पे कुछ चीज़ उगाई जाती है। जैसे केसर है वो कहाँ पे उगता है, गर्म स्थानों पे। ठंडी चीज़ गर्म स्थानों पे उगेगी और गर्म चीज़ ठंडे स्थानों पे। जैसे देखिए केसर गर्म होती है, ये कहाँ पे उगती है, कश्मीर में, तो उसे हम और कहीं जगह जो नहीं उगा सकते हैं ना, तो ये चांस है उसका। तो कहने का ये मतलब है कि हर एक जगह की देखिए अपना जो एक जगह है वहाँ पे उसका एक अपना तरीका है, वहाँ पे जो उत्पादन होता है ये हमें पर्यावरण की देन है। जैविक और जैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। देखिए जो सांस लेते हैं और जो निर्जीव तत्व है जिनमें सांस नहीं होती उनको मिला के पर्यावरण बनता है। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए जैविक विविधता क्या है, देखिए जैविक विविधता में देखिए प्राकृतिक वास भी है, ऊर्जा भी है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें ऊर्जा भी है, इसमें हम रहते भी हैं, इसमें हम देखिए जल में, स्थल में, वायुमंडल में बहुत सारे जीव हैं। तो ये किसका हिस्सा है, पर्यावरण का। पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंधों पर आधारित है। यानी कि देखिए जो जैविक और जैविक यानी कि जो चट्टानें हैं, नदियां हैं, अजैविक में आएंगी,
इंसान, पेड़ पौधे, जानवर जैविक में आएंगे। अब देखिए इनके आपस में जो इनका कार्यात्मक संबंध है ये उस पर आधारित है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? होमोस्टेटिक क्रियाविधि या होमोस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा ही क्या है ये नियंत्रित होता है। ये क्या है? बंद तंत्र है ये। इसको छेड़छाड़ करेंगे तो हमें नुकसान इसके अंदर होगा। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार क्या है। सो देखिए पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है। इसलिए इसके अंतर्गत केवल प्राकृतिक वातावरण को नहीं बल्कि मानव जनित पर्यावरण जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक दोनों चीज़ों को मिला के बनता है। लेकिन देखिए इसमें प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या है? मानव जनित पर्यावरण। मानव जनित पर्यावरण क्या है? जो हमारा सामाजिक वातावरण है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण है जिसमें हम बसते हैं। तो ये इनको मिला के चलता है। अब देखिए हमारा समाज कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। हमारी संस्कृति कैसे है ना वो चीज़। सो देखिए सामान्य पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित करते हैं। हम देखते हैं जो कुदरत का जो पर्यावरण होता है वो 3 भागों में है ना। पर्यावरण को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अवजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें पर्यावरण जो नेचुरल होता है यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला जैविक भी है, अजैविक भी है। यानी कि जिसमें सांसें हैं, जिसमें सांसें नहीं हैं, जो सांस नहीं लेते, इनकी सजीव और निर्जीव तत्व, इनको मिला के क्या बनेगा? पर्यावरण बनेगा, है ना। सो इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक अजैविक भागों में बांटा जाता है। जैविक तत्वों में देखें जैसे सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, जंतु शामिल हैं। और अजैविक तत्वों में देखिए इसके अंतर्गत देखिए ऊर्जा है, उत्सर्जन है, तापमान है, ऊष्मा प्रवाह है, जल है, वायुमंडलीय गैसें हैं, वायु है, अग्नि है, गुरुत्वाकर्षण है, उच्चावच है एवं मृदा शामिल है। तो इसमें जैविक जैविक दोनों तत्व मिला के क्या बनेगा? नेचुरल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण। सो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, मैन मेड जो है एनवायरनमेंट क्या है। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किए। अब देखिए मानव निर्मित पर्यावरण होता है कि जो इंसान ने खुद यहाँ पे बनाया है। जैसे देखिए कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है, वायु पतन है, अंतरिक्ष जो स्टेशन है आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के कारण मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र एवं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आर्थिक विकास के लिए हर कोई देश चाहता है उसका देश तरक्की करे, हर आदमी चाहता है कि वो अमीर बने। इसके लिए क्या है, वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है, प्रभाव बढ़ता है। जैसे देखिए 4G है, 5G आ रहा है, तो देखिए इससे इंसान की उम्र ही घटेगी, है ना वो चीज़। अब देखिए नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, सब कुछ आ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो इससे सीधा ही इफेक्ट किस पे है? इंसान पे। दिवाली पे पटाखे नहीं चला सकते आप, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट आपका पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से? इंसान की वजह से, है ना वो चीज़। तो देखिए इंसान ने देखिए जो भी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल रूप से देखिए जो भी बनाया है अपना एनवायरनमेंट या पर्यावरण, तो इसका सीधा ही असर किस पे है? इंसान पे, है ना। देखिए औद्योगिक शहर है, वहाँ पे इतना कचरा है, उतना वहाँ पे देखिए धुआं निकल रहा है जो सीधे ही हमारे जो पर्यावरण में शामिल है, हमारे वायुमंडल में शामिल होता है। उनका कचरा पानी के अंदर जाता है, तो वो उससे क्या है, इंसान जो उसका सेवन करता है तो उससे उसको ही नुकसान है। सो प्रकृति द्वारा जो पर्यावरण है वो सबसे बेस्ट है, इंसान जो द्वारा जो पर्यावरण निर्मित है वो पतन की ओर जा रहा है। सो सामाजिक पर्यावरण क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। देखिए सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि देखिए हमारी मान्यताएं क्या है, समाज में हम कैसे रहते हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, वो शामिल हैं। पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैली के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब देखिए किस जगह कोई रीति रिवाज है, कि कोई लोगों की कौन सी जीवन शैली है ना। आप इंडिया ही घूम लेंगे, आप देखिए इंडिया में जैसे 28 स्टेट है, आप देखिए यहाँ पे
आपको हर एक स्टेट में अलग अलग लोगों की जीवन शैली देखने को मिलेगी। सो देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्थागत या संगठन सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा और किन लाभों के लिए किया जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, संगठन है, सामाजिक है, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें हैं। कोई देश है वो डिसाइड करता है कि पर्यावरण संसाधन कितने हैं, कैसे उपयोग करना है। जैसे हमारे पास पेट्रोल है तो उसका उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड करता है। कौन? सरकार करती है। तो ये सब कुछ पहले डिसाइड है। ये कौन हमारा डिसाइड करेगा, निर्णय कौन लेगा? सामाजिक। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण वो जो हमें कुदरत की ओर से मिला है, नेचुरल। मानव निर्मित वो जो इंसान ने खुद बनाया है। सामाजिक वो जो पूरा समाज जो नियम, कायदे, कानून बनाते हैं। अब हम इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर शॉर्ट। आपने देखिए अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, बहुत लंबी पॉलिसी पढ़ी होगी, लेकिन आपको उसका मैं पूरा निचोड़, पूरा संक्षिप्त रूप बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप उसे ध्यान से देखिए। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति में नया क्या क्या है। अब देखिए है क्या कि हमारा जो तकरीबन 34 साल बाद, यानी कि 34 ईयर्स के बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इंडियन एजुकेशन को लेके, इनकी भारतीय शिक्षा को लेके। आप देखिए, इंडियन एजुकेशन की भारतीय शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो सरकार है बहुत कदम उठा रही है कि उसके और आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए, जैसे सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, तो देखिए तकरीबन 70-80% पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता है इनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, सरकारी स्कूल में नहीं। तो किताबें सेम होती हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन शिक्षा की नीति है वो फ़र्क पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने उसे अपने ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें बदलाव की हैं कि ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को एक सी शिक्षा मिले। तो देखिए वो कौन सी शिक्षा है, तो क्या क्या डिस्कस किया गया है, चलते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 34 साल हो चुके हैं, उसके बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें उसमें नई देखने को मिलेंगी। अभी तक देखिए ये लागू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लागू हो जाएगी। देखिए बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती हैं, नीतियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन तैयार हो जाती हैं, लेकिन लागू होने में टाइम लग जाता है। देखिए पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में 5। मैं यहाँ पे एक बार आपको और बता दूँ, आप ये फ़ोटो देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान है नए वाले, लेकिन ये रमेश पोखरियाल निशंक जी का फ़ोटो यहाँ पे लगा है। यानी कि जब शिक्षा नीति बनी थी तब रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन अभी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान है। हो सकता है आगे जाके वो भी बदल जाए, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए देखिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, नई शिक्षा नीति में क्या है ना कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है। मान लीजिए जैसे मैं पंजाब से हूँ, आप पंजाब से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली में हैं। पंजाब की मातृभाषा होगी है यहाँ पे पंजाबी। साउथ वालों की जैसे आंध्र प्रदेश की होगी तेलुगु, तमिलनाडु को होगी तमिल, है ना। तो जो जैसे गुजरात की होगी गुजराती, है ना। तो होता क्या है कि जो हमारी मातृभाषा है, जिस भाषा में हम बात करते हैं, 5वीं क्लास तक क्या है, बच्चों को उस स्थानीय भाषा, उस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने का अधिकार होगा। जैसे कोई बच्चा पंजाब से है, वो पंजाबी बोलता है, तो वो पंजाबी भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा 5वीं क्लास तक। उसके बाद क्या है, उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, 8वीं कक्षा तक भी अपनी पढ़ाई कर सकता है अपने पंजाबी मीडियम से या तेलुगु मीडियम से, है ना। उसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ पे 10वीं तक क्या है, 10th तक यहाँ पे अभी भी
पंजाब में पंजाबी क्लास में, पंजाबी मातृभाषा में आप अभी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5वीं क्लास तक है, फिर 8वीं, फिर आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई क्या है, सेकेंडरी होगी। विदेशी भाषा जैसे देखिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, इसकी सेकेंडरी होगी। नई शिक्षा नीति में देखिए ये भी कहा गया कि भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाषा को थोप दिया, जैसे होता है ना कई स्कूलों में देखिए अभी तक फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाने लगी है ना। थोपा जाएगा नहीं, फ्रेंच में नंबर लाने ज़रूरी है, इंग्लिश में पास नहीं हो गए तो फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों का देखिए जो बोझ है वो यहाँ पे कम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% या 100% GIR यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि यहाँ पे क्या है देखिए 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। अब देखिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या है कि शिक्षा जो है हर एक बच्चे तक पहुँचाना, हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना। माध्यमिक स्तर तक क्या है कि सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना। आपको पता है कि शिक्षा के बिना इंसान जो है वो जानवर के समान है। बहुत सारे बच्चे देखिए शिक्षा अपनी छोड़ देते बीच में किसी वजह से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी GER के तहत आप सभी को जोड़ा जाएगा 2030 तक, यानी कि 10 साल का यहाँ पे क्या है टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को द्वारा मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए अभी तक क्या है कि तकरीबन 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा से, यानी कि जो देखिए अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं उनको फिर से करेक्ट करना, फिर से लेके आना। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए इसके लिए क्या है, जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको द्वारा मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। मुख्यधारा मतलब कि जो स्कूलों में शिक्षा चल रही है सभी के लिए उनको उनके साथ ही जोड़ा जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचा जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बुनियादी ढांचा शिक्षा का, उसका विकास किया जाएगा। नए नए शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे कि ताकि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको भी एडजस्ट किया जाए, ठीक है। देखिए स्कूल नए बनेंगे तभी तो बच्चे आएंगे ना। अब पुराने स्कूलों में देखिए 2 करोड़ बच्चे कहाँ फिट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है स्कूल पाठ्यक्रम। स्कूल के पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह, 10+2 मतलब 10वीं के बाद जब आप 11वीं 12वीं करते हैं ना तो उसे बोलते हैं 10+2। ढांचे की जगह 5+3+3+4, ठीक है। ये नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो कि कमर्शियल 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 से 8 उम्र के लिए क्या है कि वो 5वीं क्लास तक आएगा, फिर से 3 क्लास आगे वो 8 से 11 साल तक, 11 से 14 तक, फिर 3 साल आगे बढ़ जाएगा और 14 से 18 साल के बीच में क्या है वो 4 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने 5+3+8 यानी कि बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। 5वीं 8वीं 11वीं और बीच में ही इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अभी तक हमारा जो 10+2 सिस्टम चल रहा था उसको चेंज करके 5+3+3 सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाएगा, जिसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने विषय को चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे बहुत सारे, जैसे आप बच्चे हैं है ना, तो आपने क्या है कि अभी तक जैसे आपने 10वीं 12वीं हालांकि हमने भी जैसे की है, तो हमने 10वीं के बाद जैसे होता है ना मेडिकल नॉन मेडिकल रख लो, आर्ट्स रख लो, कॉमर्स रख लो, तो कॉमर्स वाला बच्चा वो नहीं पढ़ सकता आर्ट्स, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा इसमें अभी चेंजेस किया जाएगा। अभी अगर किसी को पढ़ना है वो भी उसमें पढ़ सकता है। सो देखिए इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से 6 साल के बच्चों को देखिए स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। जो बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के हैं जिनको अभी तक दूर रखा गया है वो स्कूली पाठ्यक्रम के तहत आ जाएंगे, है ना। तो नई प्रणाली यानी कि 5वां पॉइंट क्या है, नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ
नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। यानी कि देखिए जो प्री स्कूलिंग है वहाँ पे क्या है, 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि बच्चा स्कूल में 12 साल के लिए पढ़ेगा, 3 साल के लिए उसकी देखिए उसकी आंगनवाड़ी होगी। आंगनवाड़ी मतलब जहाँ पे बच्चा बैठना उठना सीखता है। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 सालों की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अब देखिए जो छात्र शुरुआती स्टेज है, यानी कि जिसको अभी स्कूल पढ़ने के लिए भेजना है, तो 3 सालों के लिए, यहाँ पे देखिए 3 सालों है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, 3 सालों की प्री प्राइमरी, प्राइमरी मतलब कि प्री प्राइमरी मतलब कि जब बच्चों को बैठना उठना वो सीखता है ना, वो चीज़ें, पहली तथा दूसरी क्लास को रखा जाएगा इसमें छात्रों को। ठीक है, शुरुआती स्टेज में क्या है, प्री प्राइमरी आ गई और पहली दूसरी क्लास आ गई, जिसमें बच्चा टेबल्स थोड़े थोड़े सीखता है, पेंसिल पकड़ना सीखता है, लिखना सीखता है, वैसे करके। अगले स्टेज में तीसरी चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। अब देखिए स्कूल में क्या है कि पहले बच्चे प्री प्राइमरी फिर पहली दूसरी करेंगे, अगले स्टेज तीसरी चौथी 5वीं क्लास आएगी, उसके बाद देखिए मिडिल क्लास आएगी, मिडिल स्कूल मतलब 6वीं 6ठी से 8वीं तक। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट उसे बताए जाएंगे, 5वीं तक तो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, 6ठी से 8वीं के बीच में क्या है, उसे सब्जेक्ट जो है वो बताया जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है सोशलॉजी, ये सब्जेक्ट है जैसे सोशल का, ये है साइंस का, ये है मैथ्स का, ऐसे करके। और देखिए सभी छात्र क्या है तीसरी 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे, यानी कि परीक्षा कब होगी, तीसरी 5वीं और 8वीं कक्षा तक। 8वीं कक्षा तक परीक्षा होगी, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वो पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि देखिए 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा तो है, लेकिन क्या है कि बच्चों का विकास करने के लिए इसे नया स्वरूप मिलेगा, इसमें चेंज होगा कुछ। एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र परक एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखिए इसके लिए क्या है कि एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र परक जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, कि ताकि निर्धारक निकाय के रूप में, यानी कि मानक निकाय है ना, कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है वो इसमें देखा जाए। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्र मिशन की स्थापना की जाने पर विशेष जोर दिया गया। यहाँ पे देखिए पढ़ने लिखने जोड़ घटाव के लिए है ना, संख्यात्मक ज्ञान के लिए क्या है, यहाँ पे बुनियादी योग्यता पर जोर दिया गया कि बच्चों का जो दिमाग है वो क्या है, वो विकसित हो जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, सही ढंग से प्राप्त करने के लिए इसमें क्या है, विकास मंत्रालय ने क्या है कि एक राष्ट्र मिशन की स्थापना करने में विशेष जोर दिया है कि ताकि जो बच्चे का दिमाग है वो सही रूप से क्या है, वो विकसित हो जाए। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। आप देखिए NCERT का काम क्या होता है कि स्कूली स्तर के बच्चों के लिए जो है वो पाठ्यक्रम तैयार करना, उनको वो चीज़ें बताना जो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो NCERT क्या है, 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या है, प्रारंभिक बचपन या देखभाल हो सकती है उसमें। तो यानी कि NCERT का यहाँ पे काम क्या है कि 8 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे पाठ्यक्रम तैयार करना स्कूल के लिए, जिसे वो अच्छे से समझ सकें। सो देखिए पॉइंट नंबर 8 है कि स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किया गया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्कूल है वहाँ पे क्या है, शैक्षणिक धारा में कोई अंतर नहीं है, पाठ्येतर गतिविधि में कोई अंतर, ऐसा नहीं कि वो पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर देंगे। व्यावसायिक शिक्षा के बीच भी कोई खास अंतर नहीं है। देखिए खास अंतर मतलब कि ऐसा नहीं कि पॉलिसी नई आ गई
है ना, पॉलिसी नई आ गई तो सब कुछ चेंज कर देंगे, सारा सिलेबस चेंज, ऐसा नहीं है, सिलेबस वही रहेगा लेकिन कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाएंगी। सो पॉइंट नंबर 9 है सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों, जिसे SEDG कहा जाता है, इसकी विशेष शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। आप देखिए जो आर्थिक नज़रिए से वंचित समूह हैं, जिनके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी जो कमज़ोर है, उनकी शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा कि ताकि वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। यानी कि 2022 तक क्या है, शिक्षकों के लिए किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनाया जाएगा, जिसके तहत NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। इनके देखिए यहाँ पे क्या है कि 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनाया जाएगा टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए, जिसका मतलब क्या होगा कि NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तर के जितने भी देखिए विशेषज्ञ हैं, है ना, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ परामर्श किया जाएगा कि ताकि शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अभी तक देखिए हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो MHRD मिनिस्टर कहलाते थे। अभी तक देखिए रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो जब इन्होंने पॉलिसी बनाई थी तो वो हमारे शिक्षा मंत्री थे, MHRD मिनिस्टर थे, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान बन चुके हैं। अभी क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक जी क्या है, अभी हुआ था ना कैबिनेट को देखिए रीशफल किया गया, कुछ मंत्री हटाए गए, कुछ नए बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी नहीं है शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय किया गया है। GDP ग्रॉस डेवलपमेंट, ठीक है, GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4 पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट है 4.43% है। यानी कि हमारे देखिए जो होती है ना GDP जो हमारे देश की है, यानी कि एक साल में कितना पैसा देश को इनकम हुआ, है ना, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, खर्चे कितने हुए, कमाई कितनी हुई, वो GDP है। उसमें देखिए जितनी हमारे देश की जो GDP है, ठीक है, उसका 4.43% कहाँ पे लगाया जाएगा, शिक्षा में। अब देखिए बहुत बड़ा रेशो होता है ये वाला, है ना, बहुत बड़ा रेशो होता है ये वाला। 4% यहाँ पे लगाना, लाखों करोड़ों रुपये यहाँ पे खर्च किए जाएंगे शिक्षा के ऊपर। अब देखिए नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे क्या है कि जो नया हमारा लक्ष्य है, नया लक्ष्य क्या था कि 2030 तक वो बच्चों को जोड़ना कि जो शिक्षा के दूर जा चुके हैं, सभी बच्चों तक क्या है, शिक्षा को लेके आना, सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाना। यानी कि 3 से 18 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, हर एक को शिक्षा गुणवत्तापूर्वक मिलनी चाहिए। 14 नंबर पॉइंट है, 6ठी क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। अब देखिए म्यूज़िक आर्ट्स क्या है, आपको चूज़ करना होता है कॉलेज में वगैरह, है ना, स्कूल कॉलेज में चूज़ करना होता है 10th के बाद। लेकिन अभी क्या है कि 6ठी क्लास के बाद से ही ये देखिए लगा देंगे, इसमें ऐड कर देंगे कि सभी बच्चे हैं जो म्यूज़िक और आर्ट्स के बारे में जान पाएंगे। वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे
ठीक है, जिसमें क्या है कि बच्चे इंटर्नशिप कराई जाएगी, इच्छुक जो छात्र होंगे उनको कोर्स करवाया जाएगा स्पेशल, कि ताकि वो हर एक चीज़ में निपुण हो सकें। 15 नंबर पॉइंट क्या है, उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेगा, HECI का गठन करेगा, कि ताकि देखिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, यानी कि उच्च शिक्षा जो है वो देश के पास रहेगी, सिंगल रेगुलेटर रहेगा, ठीक है, यानी कि जो उच्च शिक्षा होगी वो केंद्र के पास रहेगा, वो पूरा ही कंट्रोल करेगा पूरे देश की एजुकेशन को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लॉ को छोड़ दें और मेडिकल को छोड़ दें, जो शिक्षा है उसको छोड़ दें, तो शिक्षा के लिए क्या है, एक ही निकाय होगा। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि देखिए किन को छोड़ा गया है शिक्षा में, लॉ और मेडिकल को छोड़ा गया है, बाकी जितनी भी शिक्षा है देश में उसके लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, वही रूल बनाएगा पूरे देश में शिक्षा के लिए। पॉइंट नंबर 16 है, HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर अनुदान परिषद और प्रत्यान के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान परिषद NC। अब देखिए थोड़े से शब्द यहाँ पे मुश्किल है, उनको थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ रहा है कि ताकि उसका मतलब जो है वो सही से आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे NECI के। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि लॉ और मेडिकल को छोड़ के HECI का गठन किया जाएगा। उसके देखिए 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे, जिससे क्या है कि शिक्षा को देखा जाएगा कि कहाँ से किसको पैसा कितना देना है, कहाँ पे के ऊपर कोर्स लगाना है, कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, किसको कितना पोषण वित्त देना है ना, होता है ना कि देश की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, सब कुछ ये डिसाइड करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 17 है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.13 है। देखिए ये 2613 नहीं है, ये 26.3 है, 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 है, यहाँ पे 315 नहीं है, यहाँ पे 3.5 है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इसे सही कर सकते हैं। 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है कि एक साल में कितने बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि 50% पहुंचा देगी। तो उसके लिए क्या है कि उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, कि ताकि बच्चे इसे आसानी से प्राप्त करें, जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं उसको फिर से जोड़ा जाए। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के लिए किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट गई। अब देखिए आपने कहीं पे एडमिशन लिया, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो आपको उसकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपको अगर फिर से डिग्री चाहिए तो आपको फिर से एडमिशन लेनी पड़ेगी, पूरी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। आप कभी भी पढ़ाई छोड़ेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो उसी जगह से करेंगे जहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। सो पॉइंट नंबर 19 है, यहाँ पे देखिए, नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह भी आज़ादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो वो पहले कोर्स एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है कोई एक कोर्स आपने शुरू कर लिया, लेकिन आपने वो कोर्स बीच में छोड़ दिया, तो वहाँ पे आप उस कोर्स को
छोड़कर दूसरा कोर्स ले सकते हैं और पहले कोर्स में ब्रेक ले सकते हैं, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट किया, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, आपने एक सेमेस्टर किया, आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, आपने दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, है ना, तो आपने वहाँ पे क्या है, ब्रेक ले लिया। ब्रेक का मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फिर से वही जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उच्च शिक्षा में देखिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 20 नंबर पॉइंट है, जो छात्र ठीक है, जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। यानी कि जो छात्र देखिए रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, वो 4 साल में डिग्री करेंगे। उसके बाद देखिए जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करिए, जो नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के लिए MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। यानी कि देखिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वाकई ही वो 1 साल के लिए MA करेंगे, उसके साथ क्या है 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो सीधे ही PhD कर सकते हैं, उनको MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पहले MPhil करना होता है, फिर PhD करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। अभी क्या है आपने MA किया, 1 साल लगाया, 4 साल आपने देखिए वो डिग्री प्रोग्राम किया, सीधे ही PhD करिए, MPhil की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आने वाले समय में MPhil ख़त्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21, शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी। अब देखिए शोध करने के लिए क्या है, पूरी शिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृति अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक फाउंडेशन बनाया जाएगा, स्थापना की जाएगी कि ताकि NRF का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, विश्वविद्यालय के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड गवर्नेंस द्वारा शासित होगा। अब देखिए किसी भी शिक्षा में बढ़ावा करना है तो अनुसंधान बहुत ज़रूरी है। अनुसंधान का मतलब क्या है कि क्या क्या चीज़ें नई लेके आए। अब देखिए आपको पता है कि कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन बन चुकी है ना, तो जो नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जो शोध होता जाएगा उसे अपडेट करना कि ताकि एजुकेशन वो घिसी पिटी वो एजुकेशन नहीं देना, आज की एजुकेशन देना कि क्या चल रहा है देश में, कि ताकि बच्चे उससे क्या है कि पहचान सके कि हमारे देश में होता क्या है। अब देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। अब देखिए बहुत सारे संस्थान हैं बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, अब वो क्यों करते हैं, पारदर्शिता लानी होगी, मतलब कि आपको बताना होगा उनको कि वो फ़ीस किसके लिए और कहाँ के लिए आपसे ले रहे हैं, कौन सी फ़ीस है। जब आपसे फ़ीस लेंगे आपको पूरा देंगे कि ये फ़ीस इसके लिए है, ये फ़ीस उसके लिए है। SC ST OBC और अन्य श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। अब देखिए SC ST OBC छात्र हैं, विशेष श्रेणी से जुड़े हैं, उनको देखिए यहाँ पे क्या है रिजर्वेशन मिलेगा, अभी तक जो मिलता आया है, छात्रवृत्ति मिलेगी कि ताकि वो आगे बढ़ सके, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब देखिए सरकारी संस्थान में तो आपको मिल जाती है, इन सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं मिल पाती। बहुत जगह पे गवर्नमेंट उनको भी प्रोत्साहित करेगी कि ताकि निजी संस्थानों में भी SC ST OBC और अन्य श्रेणी के जो छात्र हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं उनको मुफ्त शिक्षा या छात्रवृत्ति दी जा सके। तो देखिए पॉइंट नंबर 24 है, पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। इनकी देखिए जो पाठ्यक्रम है वो क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें विकसित किए जाएंगे।
वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। यानी कि देखिए ई पाठ्यक्रम क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय भाषा भी रखी जाएगी। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 25 है, हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के सभी वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। अब देखिए होता क्या है, कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, अभी क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा हो गई। आप ये वीडियो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई सारी ही ऑनलाइन हो गई। लेकिन देखिए वो बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, गांव से आते हैं, उनकी पढ़ाई तो पीछे रह गई। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे कदम उठाए हैं। डिजिटल अवसंरचना की जाएगी कि ताकि वो बच्चे भी साथ में जुड़ पाएँ। तो लास्ट पॉइंट है 26 पॉइंट, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, पाली, फारसी और प्राकृत। राजा अशोक के टाइम की देखिए जो पाली भाषा, प्राकृत भाषा है ना, वो यहाँ पे जोड़ी गई है। फारसी भाषा जो है इसके लिए क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रम में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ताकि आप देखिए यहाँ पे क्या है कि नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को जोड़ा है, जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी ताकि, और इसमें क्या है देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा को मजबूत किया जाएगा। संस्कृत भाषा पे भी ध्यान दिया जाएगा और जो क्षेत्रीय भाषाएं, जो मातृभाषा है, उसके लिए भी उपयोग करने की सिफारिश की जाएगी। यह कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े, स्थानीय भाषा में पढ़े, संस्कृत भाषा को भी लेके आया जाएगा, फारसी प्राकृत भाषा को भी लेके आया जाएगा। सो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनकी नई शिक्षा नीति जो है संक्षेप रूप में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।